कांग्रेस भवन में काफ़ी दिनों के बाद, वर्षों के बाद भागलपुर की कांग्रेस जो है जगी है। बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, और अचानक एक बैठक बुलाई गई है। और बैठक किस लिए है मैं आपको इसकी बारी बार दिखाऊंगा, लेकिन आज कहीं न कहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर लगता है कि कांग्रेस की ये अहम बैठक बुलाई गई है। शहर के काफ़ी गणमान्य लोग इस बैठक में हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं वो इस बैठक में हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि पूरा मामला क्या है। लॉकडाउन के करीब 70 दिन होने के बाद कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है पूरे देश में, और भागलपुर में काफी वरिष्ठ लोग, काफी गणमान्य लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आज कांग्रेस भवन में बैठक हो रही है। मैं उनसे बात करूंगा, सज्जाद अली साहब हैं, उनसे मैं शुरुआत करता हूं और उनसे पूरा परिचय लेता हूं कि पूरा मामला क्या है। सज्जाद अली साहब, लॉकडाउन हुआ और प्रवासी मजदूर को लेकर काफी गंभीर स्थिति बनी रही। पहले मुझे आप अपना परिचय दीजिए, बताइए कि ये बैठक किस लिए बुलाई गई। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष भागलपुर शानी सज्जाद जी। असल में ये हमारे पास इत्तला आई थी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जी कि हमें थोड़ी देर के लिए धरना देना है और ये बात पहुंचानी है लोगों के बीच में, आवाम के बीच में, कि हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं जो अब तक हुआ 2 महीने। पॉलिसी को लिख करके हम लोग ये भी देना है और उनसे रिसीविंग भी लेना है जी। और उसे मेन मुद्दा जो है मजदूरों का है, जो हमारे यहाँ इस मुल्क की आबादी में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो गरीबों की, कमज़ोरों की, मजदूरों की, किसानों की है। और उनके साथ जो परेशानी आई इस पर कांग्रेस ने कौन करके बोलती रही, कांग्रेस की गिरफ्तारी करती रही, लेकिन हमारी सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यानी ऐसा जैसे कि चिकना घड़ा है, आप कितनी पानी डालिए बहता चला गया। उन्होंने कुछ सोच कर के प्लानिंग की रखी थी जिसको वो करते रहे, चाहे कोई मरे, डूबे, फंसे, इसकी कोई परवाह नहीं। ये तो आवाम के ख़िलाफ़ पॉलिसी है, आवाम के ख़िलाफ़ उनका जो है ये सियासत है, ये बिल्कुल नुकसानदेह है मुल्क के लिए। ये मुल्क इससे नुकसान होगा, मुल्क की आबादी को नुकसान होगा। अब कितने ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक हम अब शहर नहीं आएंगे, हम गाँव जाएंगे। और जिन लोगों को ट्रेनों में हादसा हुआ, मर गए, और प्यास से मर गए, पानी से मर गए, और गाँव का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और ट्रेनें जो है भटक गई, रास्ता जाना कहाँ है, जा रही कहाँ है। ये अजीब स्थिति, ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता है। और इतना बड़ा मुल्क, तकरीबन 70-80 मुल्क के बराबर इतना बड़ा मुल्क है, और कितनी ताकत है और कितने पैसे और सारे वसाइल इनके पास हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है मज़दूरों को, किसानों को परेशान किया है। इससे ऐसा ही लगता है कि जब हम परेशान कर देंगे, इनको गरीब बना देंगे, इनको फटीचर बना देंगे, फिर इनसे जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। और जब पैसा दे दे के इनको ख़रीदेंगे और पैसा दे दे के अपना काम लेंगे। क्या नीयत में है ये? बिल्कुल ये देश के लिए बेहतर नहीं है, देश की आवाम के लिए बेहतर नहीं है,
और किसी पार्टी को सर्वाइव करने के लिए, ऊपर आने के लिए, हमेशा राज करने के लिए ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। सजा तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे प्रवासी मजदूर को लेकर, क्या स्थिति है? आप अपनी बात देखिए, इसमें नुकसान नीतीश कुमार का भी हुआ है। उन्होंने इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा नहीं लिया और बहुत दिनों तक रोकते रहे। अब जब जान रहे हैं कि वहाँ सब कुछ बंद हो गया है, कि मजदूर रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, अभी बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचा हुआ है, तो आपको अपने बिहार के लोगों के लिए जो हमदर्दी दिखानी चाहिए वो आपने नहीं दिखाई। आप भी उसी में आपके मिल करके उसी तरह की बात करने रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह कि अभी मत भेजिए और ऐसे मत भेजिए और वैसे नहीं भेजिए। अरे भाई, इसको हर हाल में सबसे पहली गलती तो मोदी जी से यही हुई है कि इसको पहले 2-4 दिन समय देना चाहिए ताकि लोग अपने अपने गाँव चले। बांग्लादेश में हुआ ऐसा कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम बंद करने जा रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर जाएँ। अब देखिए, एक बड़ी बात कर दी है, कांग्रेस के बड़े ओहदेदार हैं सज्जाद अली, सरकार के आला अधिकारियों को कहा, नीतीश कुमार को कहा है कि लॉकडाउन होने से पहले आपको समय देना चाहिए। ये बांग्लादेश में किया गया है। सज्जाद साहब, क्या कहना चाहेंगे प्रवासी मजदूर के लिए? क्या किस लिए आप घटना आपकी पार्टी दी है? भाई देखिए, ये तो एवं आपके हमारे राहुल जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मुल्क के, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हमारे तमाम वर्कर्स जो हैं, जो आपके यहाँ मजदूर आ रहे हैं, उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, कौन भूखा है, कौन परेशान है, उसकी मदद करें। इसलिए हम सबको ये भी है कि हम सरकार से भी कहेंगे और फिर खुद भी हम जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी गांव में जाकर के देखेंगे, मिलेंगे, कौन बाहर से आया, कौन दिक्कत में है, कौन तकलीफ में है। रमजान का पवित्र महीना गया, पूरा रोजा बीत गया, ईद चली गई, बड़ी ईद फीकी रही, और आप मुस्लिम समुदाय के बड़ी वरिष्ठ आदमी भी है, कांग्रेस के ओहदे के नाते, मानवता के नाते, क्या सरकार को कुछ कहना नहीं चाहिए? देखिए, सरकार ने तो ये पॉलिसी बनाई ना, पहले सबको कर में बंद कर दो, डर पैदा कर दो, जबान के लिए मुंह लगा दो, कपड़ा बोल भी नहीं सके। तो ये सब साजिश थी कि आप किसी की मदद ना कर सकें और आप कुछ बोल ना सकें, आप इकट्ठा ना हो सकें। ऐसा डर भय पैदा कर दिया, दूरी बना दिया कि जो हम कर रहे हैं वही आपको मानना। ये गुलामी वाला दौर आ गया। देख, बड़ी बात कह दी है सज्जाद साहब ने। अधिकारियों को समझना होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, इन्होंने कहा है एक गुलामी वाला समय आ गया है। एक बड़ी बात कही है लॉकडाउन में, कांग्रेस के बड़ा अहदा रखते हैं सज्जाद अली। सज्जाद अली साहब, क्या कहिएगा, क्या मिलना चाहिए मजदूरों को? हाँ, मजदूरों के लिए जो हमारी दरख्वास्त है और ये हमारे बाहर से कहा गया है कि हर महीने 7,500 रुपया देने के लिए और तुरंत में 10,000 रुपया देने के लिए। जो लोग मजदूर आ रहे हैं, आपने दिया क्या? 500 रुपया दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 1,000 रुपया दिया नीतीश कुमार ने। और आपको बांटने में, चावल बांटने में या पैसे देने में, ट्रेन में भेजने में पैसा मांग रहे हैं टिकट का। अरे भाई, रेलवे भी आवाम की है। कभी आप लिखते हैं कि भाई ये संपत्ति जो है आपकी है, आवाम की संपत्ति, इसको डिस्टर्ब न करें, इसको तोड़े फोड़े। और आज आवाम की ये पर्सनल संपत्ति हो गई रेलवे, हम जो चाहेंगे तभी चलेगा। नहीं, आपने इसको ये बताया है कि आप सबका कोई वैल्यू नहीं है, असल सरकार है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी और जैसे चाहेगी कमाएगी। बिल्कुल गलत पॉलिसी है, ये बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को कर रहे हैं। ये किसको आप कहना चाहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे या प्रधानमंत्री को कहना चाहेंगे? ये बिहार के मुख्यमंत्री का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है और सेंटर का तो है ही, इसमें कोई इनकार नहीं किया। तो क्या कहेंगे आप, जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसको एक परिवार को कितना सरकार के द्वारा मिलना चाहिए? वो तकरीबन कहा 7,500 रुपया हर महीने, तकरीबन 6 महीने तक, जब तक कि वो अपनी स्थिति को सुधार न ले, और तत्काल फौरन इमीडिएट अभी 10,000 रुपया उसके अकाउंट में जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के बड़े ओहदेदार हैं सज्जाद अली साहब ने कहा कि 10,000 रुपया तत्काल सरकार को, वैसे प्रवासी मजदूर को जो बाहर से आए जिनको दिक्कत है, और कम से कम 6 महीना तक 7,500 रुपया देनी चाहिए। सज्जाद अली साहब, और मुझे अंतिम बात आप कहिए कि क्या आपको लगता है पूरे मामले में बिहार सरकार ने लापरवाही की है? हाँ, जरूर किया है लापरवाही। देखिए, जिस वक्त आदमी मुसीबत में रहता है तो बात से भी काम चल जाता है, मदद तो बाद में होती है। आप उसको सहारा देने के लिए जबान से ही बोल दीजिएगा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये सब में भी देरी लगी, इसमें भी कंजूसी दिखाया कि हम जबान से भी नहीं बोल सके, नहीं उनको वहीं रखो, अभी उनको आने मत दो, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब बातें उसको और उसके मनोबल को तोड़ता है, उसको और गंभीर करता है। इसलिए बहुत सारे लोग खुदकशी कर लिए।
क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में है, प्रधानमंत्री हैं, उनके समय वापस गुलामी वाली स्थिति आ रही है? लोग एक दूसरे को मिलने नहीं जा रहा है, दूरी बनाई जा रही है? बिल्कुल बहुत फर्क किया जा रहा है। यानी कमजोरों को बिल्कुल दूर, अमीरों को बिल्कुल दूर, और ये बिल्कुल गुलामी की स्थिति है ही नहीं। आप गुलाम बना दिए गए हैं, ना बोल सकते हैं मन से, ना आप बाहर निकल सकते हैं मन से। यहाँ तक कि इबादत गाहों को बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद हो गया, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया। ये कहाँ का तानाशाही है? क्या हम कम्युनिस्ट मुल्क हो गया? क्या हम रशा हो गए? या हम चीन हो गए? जो हमारे, ये तो हम सारे मजहबों का मिला जुला ये बाग है, इसमें आप दरार डाल रहे हैं, इसमें आपने खून डाल रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ हर मजहब है। क्या आप ये समझते हैं कि आपके ये हिंदुत्व जो है वो क्या सरदार हिंदू हो जाएंगे? मुसलमान तो होगा नहीं, सरदार हिंदू हो जाएंगे, क्रिश्चियन हिंदू हो जाएंगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बड़ी बात कही है सज्जाद साहब ने, कहा तानाशाही वाली स्थिति है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वह तानाशाही कर रहे हैं, गुलामी वाली स्थिति पैदा कर दी है। मैं और एक व्यक्ति से बात करता हूँ, सज्जाद भाई से फ्री होता हूँ, मैं बात करता हूँ। भैया आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं काउंसिलर हूँ, निहालुद्दीन हमारा नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे जो ये बैठक हुई है, मजदूर के लिए क्या मांग है? देखिए, ये मजदूर की लड़ाई सोनिया गांधी की देन है। उन्होंने मजदूरों के दर्द को समझा और सोनिया गांधी की राय की सब दिन गरीबों को करीब डाउन टोलरेंस की रही है, उसी का रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजदूरों को सबसे ज़्यादा परेशान किया, गरीबों को, किसानों को। वो इसलिए किया 60 दिन तक पहले जो मजदूरों ने कमा करके घर में रखा, उस पैसे का जब तक मजदूरों ने पैसा बर्बाद खर्च नहीं कर दिया, तब तक उनको घर से उन्होंने निकलने नहीं दिया, ताकि रोड पर जाकर के भूखे कैसे वो मर जाए। नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस का ये मांग किया था, कांग्रेस ने ही कहा था कि मजदूरों को अपने घर जाने दो। लॉकडाउन आपने इमीडिएट लगा दिया, उसको लगाया। 300 आदमी जो हवाई जहाज से अमेरिका, इंग्लैंड, कतर जा रहे थे वाले लोग थे, जब बीमार पड़े तो बगैर हिंदुस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए हुए उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। और जब 2 लाख गरीब बीमार पड़ गया, 2 लाख मजदूर जब बीमार पड़ गया, बिहार देश के सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाइए, ठीक है, छूट मत दीजिए, तो इन्होंने इसको कहा गया आप अपना समझो। तो साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार एक ईट वर्ग को, एक खास वर्ग को चाहती है बचाना, हिंदुस्तान के गरीबों पर थोपना, और हिंदुस्तान के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का सरकार के पास कोई कीमत नहीं है। वो मर जाए, उनको ईट वर्ग के साथ जमीन चाहिए, और इसकी मुखालफत कांग्रेस कर रही है। इसके लिए आज हम धरने पे। एक लाइन बताइए कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? मैं नीतीश कुमार को कहना चाहूंगा कि इमीडिएटली रिजाइन कर दें, और जरा सा भी शर्म अगर है, बिहारी है, तो अपने पुराने जो स्टेटमेंट्स इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान दिया है, उसके लिए पूरे बिहार से पहले वो माफी मांगे, और नहीं तो इमीडिएटली यहाँ से चले जाए, और नहीं जनता उनको चलता कर दें। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि नीतीश कुमार को कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लॉकडाउन के दौरान जैसा स्टेटमेंट दिया है वो काफी आपत्तिजनक है। बात करते हैं बलदेव भाई, क्या कहना चाहिए आप? कांग्रेस में किस ओहदे पर है? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, हाँ, मामूली कार्यकर्ता हूँ जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ जी लेकिन मैं अपने आप को जो है कार्यकर्ता कहलाने में ही फख्र महसूस करता हूँ जी कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जी मुझे कोई नेता और इसका कोई शौक नहीं। आज का जो धरना है जी वो सांकेतिक धरना है। जी माननीय बिहार के जो हमारे अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी के द्वारा इसको आज हम लोग जो है उनके जो है आदेशानुसार यहाँ बैठे हुए हैं, और माननीय सोनिया गांधी बिहार के भारत के जो हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्षा हैं उनके आह्वान पर हम बैठे हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा ये लॉकडाउन जो हुआ, तो लॉकडाउन में आने वाली स्थिति जो हुई ये ऐसा भयानक हो ही नहीं सकती यदि समय रहते राहुल गांधी जी के बात को माना जाता। क्या बात थी राहुल गांधी जी? 12 फरवरी को ही माननीय राहुल गांधी जी ने ये सचेत कर दिया कि एक बहुत बड़ी सुनामी वो कोविड-19 के रूप में आने वाली है विश्व में।
सचेत हो जाइए। बहुत सिंपल उसका उपाय था, अगर सचेत हो जाते तो ये लॉकडाउन की स्थिति जो आनन फानन में की गई, जो 2 महीना 3 महीना जो है मजदूरों पर जुल्म किया गया, गरीबों पर अत्याचार किया गया, उनके खून को बहाया गया, वो नहीं होता। मेरा मानना, मैं बताता हूं, यदि भारत में मात्र 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यदि उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही सील कर दिया जाता, बाहर से आने वाली फ्लाइटों को वहीं रोका जाता और उतरने वाले लोगों को जो है उनकी जांच करके जो है क्वारंटाइन किया जाता, तो भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती। ये गारंटी के तौर पर राहुल गांधी जी ने, तो वो विजनरी नेता है। कौन जिम्मेवार है परेश भाई? जिम्मेवार सरासर यहाँ की केंद्र सरकार। मैं केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार मानता हूं। यहाँ तो लॉलेसनेस है भाई। आपने कभी सुना किसी देश में, इतना बड़ा देश, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा, इतना बड़ा देश, इतना भूभाग वाला देश, वो उसके यहाँ जो है ट्रेन हाईजैक हो जाए, ट्रेन को गंतव्य स्थान से जाना हो कहीं और जो है कहीं चली जाए? आपने कभी सुना है इतिहास में, कभी ऐसा सुना है? तो ये क्या है? टोटल फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सिर्फ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के जो है हाथ में, और उसका खमियाजा यहाँ की भोली भाली जनता, मासूम जनता। आपने देखा होगा कि प्रसूति महिला प्रवास कर रही है और रास्ते ही में जो है बच्चा पैदा हो गया। ये खून के सौदागर है। कौन लोग खून के सौदागर हैं? पूरा का पूरा केंद्र की सरकार खून के सौदागर, हमारे गरीब भाइयों बहनों के जो है खून का सौदागर। एक बड़ी बात कह दी है परवेज जमाल ने कि केंद्र में जो सरकार बैठी है, माननीय प्रधानमंत्री ने, ये खून के सौदागर हैं। अधिकारी दे, आला अधिकारी ध्यान दे, ये लॉकडाउन की स्थिति में। मैं कुछ कह के अपने चंद बात जो है, मैं आज बैठने का हमारा जो है उद्देश्य क्या, सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, उनका इतिहास रहा, त्याग की प्रतिमूर्ति रही है। उसने हर एक चीज को जो है ठुकरा दिया। उन्होंने हमेशा गरीबों के भलाई के लिए कहा, गरीबों के जो है उत्थान के लिए जो भी कदम उठाए जाए उसके लिए उन्होंने आह्वान किया। आज हम उनके आह्वान को लब्बैक कहते हैं और ये दावा करते हैं और जोर भी देते हैं कि हर एक प्रवासी जो इनकम टैक्स स्लैब के नीचे है, उनके खाता में अविलंब 10,000 रुपया आना चाहिए और 7,500 रुपया तत्काल, 10,000 रुपया आना चाहिए और 7,500 महीना प्रत्येक परिवार को हर महीने 6 महीने तक कम से कम देना है, ताकि उनका जीवन चल सके। वो भी तो जीव है, वो भी तो कुछ खाते हैं, उनका जीवन चल सके। दूसरी चीज कि नरेगा का मामला जो है, जो नरेगा 100 दिन का है, हमारे अध्यक्षा ने उसको कहा कि ये 100 दिन से बढ़ा के 200 दिन का होना चाहिए, ताकि हर एक गरीब मजदूर को जो है उसको रोजी मिल सके। ये नरेगा तो मेरा लाया हुआ है, कांग्रेस का लाया हुआ है, सारी योजनाएं मेरी लाई हुई। मैं आह्वान करता हूं अपने तमाम मित्रों से, भाइयों से, तमाम देश के जो है भाई और बहनों से कि आप आइए, कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए और रोड पर हम आएंगे। अब ये हम जो है बैठक सांकेतिक कर रहे हैं, अगला कदम जो हमारा होगा वो इस जो है खूनी सरकार के, इस जो है पूंजीपति सरकार के खिलाफ विरुद्ध रोड पर आने का होगा। हम कांग्रेस कार्यकर्ता अपने खून से इस मट्टी को फिर से लाल करेंगे और इस गुलामी की जंजीर जो बांधा है, इस गुलामी की जंजीर से हम आजाद होंगे। बस यही कहना है इंशाअल्लाह। बड़ी बात कही है परेश भाई ने। मैं बात करता हूँ, एक व्यक्ति और है। भैया क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार तिवारी। सुनील जी, क्या कहना है इस बैठक में आप मौजूद हैं, प्रवासी मजदूर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि इस देश की जो श्रम शक्ति है, उसके साथ केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने जो क्रूर मजाक किया, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उसे भूखे प्यासे तड़पते छोड़ दिया।
खाने क्या ना पीने का पानी ने खाने का बैठा दिया। बम्बई में ट्रेन को भागलपुर जाएगा तो चला गया राउरकेला। इस सरकार का कोई विजन अब रह नहीं गया है। और मैंने स्वतः क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों से बात की और मजदूरों ने कहा कि बस चुनाव का इंतजार है। इस बार मोदी नहीं रहेगा, पक्का नहीं रहेगा। और मेरा कहना है कि जैसे ट्रंप को छिपना पड़ा है बंकर में, कहीं मोदी के साथ भी ये स्थिति इस देश में न हो जाए कि उनको भी छिपना पड़े, और छिपना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं कि ये निर्णय लेने में बहुत देर किया इन्होंने निर्णय लेने में इतना देर किया कि हमारे कितने मजदूर मर गए। शुरू से ही यदि मजदूर को लाया जाता तो ये स्थिति आज नहीं होती। हर हर मोदी, घर घर मोदी का सम्मान करके जो गरीब प्रवासी मजदूरों ने वोट दे करके जो उसको सत्तासीन मोदी को किया, आज उसके देह में उसका खून खौल रहा है कि हमसे छल हुआ, हमको धोखा दिया गया, मेरा परिवार भूख मर रहा है। और ये लोग अय्याशी कर रहे हैं, सारे लोग बीजेपी वाले। और ठीक है, मैं बात करता हूँ, एक व्यक्ति और है, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है भैया? विनय कुमार मिश्र। एक लाइन बताइएगा, क्या प्रवासी मजदूर के लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रवासी मजदूर को शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि सैनिक जो है देश की सुरक्षा करते हैं और मजदूर देश का विकास करते हैं, और इसी विकास को सुरक्षा करते, इसलिए जितने मजदूर मरे हैं उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। रहा इस तुगलकी फरमान का, ये सरकार तुगलकी फरमान लेके बार बार आई है और उससे देश को कष्ट हुआ है। ये तीसरा चांस है। नोटबंदी रात में, जीएसटी रात में, लॉकडाउन रात में, सारी समस्याएं की रात में उत्पन्न। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है, नया मुद्दा है कि हर मामला रात में ही क्यों उठाते हैं? क्लियर है कांग्रेस में। मैं इनसे परिचय लेता हूँ। क्या परिचय है भैया? मेरा नाम आशुतोष राय है जी। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। आशुतोष जी, कांग्रेस कमेटी समिति के सदस्य। ये बैठक बुलाई गई है, क्या प्रवासी मजदूर के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? प्रवासी मजदूर के हित में ये बैठक बुलाई, सांकेतिक बैठक बुलाई गई है जी। ये धरना कार्यक्रम इसलिए दिया गया है कि प्रवासी मजदूर जो परेशान है लॉकडाउन से जी, जो अनप्लान्ड लॉकडाउन जो हुआ और दूरदृष्टि बिना दूरदृष्टि के केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन कर दिया, इससे जो मजदूर परेशान हुए, आम लोग परेशान हुए, उसके टैक्स नहीं है, उन्हें पैसा मिलना चाहिए। 10,000 रुपया तत्काल दे केंद्र सरकार और 7,500 रुपया प्रति माह उसी जीवन यापन करेंगे। क्या कहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को? क्या कहना चाहिए? बिहार के मुख्यमंत्री को कहेंगे ये अलग से उन्हें और पैसा दे और नए प्लानिंग के साथ वो मजदूरों के लिए एक नई योजना के साथ वो आगे आए और मजदूरों के लिए अलग से व्यवस्था हो, अलग से करे, अलग पैसे की व्यवस्था हो। आशुतोष जी ने कहा है कि प्रवासी मजदूर के लिए अलग पैसे की व्यवस्था की है। मैं विपिन बिहारी जी से बात करता हूँ। विपिन बिहारी जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बैठक में आप मौजूद हैं, किस लिए बैठक बुलाई गई है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन मोहन झा जी के निर्देशानुसार आज सांकेतिक कांग्रेस का धरना है। जिला कांग्रेस कमेटी सांकेतिक धरना दिया है। मुख्य रूप से इसमें आज की इस धरना में मुख्य रूप से हम प्रवासी मजदूरों की जिस तरह से सरकार की विफल नीतियों के कारण मौत हुई है, उन मृत मजदूरों को शहीद का दर्जा देने के लिए हम बैठे हैं, उनको मुआवजा देने के लिए बैठे हैं। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसकी नीतियां गलत है, उसके लिए कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुरजोर उनके साथ है, उनके परिजन के साथ है। जितने कोरोना से लोग नहीं मृत हुए हैं, उससे ज़्यादा इनके गलत नीतियों के कारण से लोग उनकी मौत हुई है। पूरा कांग्रेस कमेटी उन मजदूरों के साथ है और उसी के लिए हम जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज हम लोग सांकेतिक धरना पर। एक अहम बिंदु उठाया है विपिन बिहारी ने, कहा कि गलत नीतियों के कारण प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में बताइए विपिन बिहारी। इस कोरोना में आप अगर देखेंगे तो
आप देखेंगे कि 3 खलनायक हैं इसके, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। अभी विगत दिनों दिल्ली में चुनाव हुआ है, 3 लोगों ने उनको वोट किया, फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को बनाया, और वो वोट नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ था, मैंडेट खिलाफ था। और उन लोगों ने 3 लोगों को टारगेट किया, एक पूर्वांचल के लोगों को टारगेट किया और दूसरे मुसलमान भाइयों को, पूरे कोरोना को ही मुसलमान बना दिया। जमाती हम पूछते हैं कि जमात के लोगों को जब वहाँ पर थे तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? उसको क्यों नहीं पता था कि वहाँ पर कितने लोग हैं? आपकी सरकार के नाक के नीचे लोग मीटिंग कर रहे थे, आपको पता नहीं था? अगर पता था तो आप गुनहगार हैं। आपने पूरे तरह से पॉलिटिकलाइज कोरोना का किया। तो आप कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम को कोरोना बना दिया गया? ये नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की मिली भगत से एक सांप्रदायिक लोगों को, सांप्रदायिक एक धर्म के लोगों को इस तरह से प्रचार किया गया कि उसके सरकार उसके पीछे मुंह छुपाने का काम किया। एक मिनट रुकिएगा, मैं बात करता हूं सज्जाद साहब से। कितना समर्थन देते हैं सज्जाद साहब? उन्होंने कहा कि जमातियों को कोरोना बना दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। कहिए, अब मैं आप अध्यक्ष हैं ओहदे में, क्या कहिएगा इस अपने खामी और कमजोरी को छुपाने के लिए किसी पर गढ़ दिया गया ये मामला, ताकि ये फिर से वो जिस तरह इन्होंने और मुद्दे को भी हिंदू मुसलमान बनाया है, उसी तरह इस मुद्दे को भी, इस मुसीबत को भी हिंदू मुसलमान बनाकर लोगों का रुख उधर मोड़ दिया। ये इल्ज़ाम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पर आता है। देखिए, नरेंद्र मोदी पर अंजाम लगाया है, कांग्रेस के बड़े लोग हैं, उन्होंने साफ कहा कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। एक कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में क्यों कहा गया कि मुसलमान कोरोना लेके आ रहा है? ये बड़ा रमजान का पवित्र महीना था, ईद का दिन था, लोगों को गहरी चोट भी लगी है। सज्जाद साहब मुझे एक लाइन में कहिएगा, फिर मैं दूसरा बात करूंगा। आप बताइए, क्या अल्पसंख्यक परिवार को दिल में चोट भी लगी होगी? हाँ, क्यों नहीं लगेगी? ऐसी पार्टी, ऐसी जमात जो सिर्फ धर्म से वाबस्ता है, उसको किसी भी पॉलिटिकल सियासत से कोई वास्ता नहीं रहा है, और तकरीबन 100 साल से वो भारत में काम कर रही है जी। और ऐसे लोगों पर काम कर रही है जो मस्जिदों से, अपने धर्म से दूर रहते हैं, उनको बुलाती है। वो ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिमों को, जो मुसलमान हैं, उन पर मेहनत करती, बल्कि मुसलमानों पर मेहनत करती है। और उसका कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है किसी फील्ड में कि वो अपने आप को। तो नीतीश कुमार काफी अच्छे थे मुस्लिम के प्रति, उनकी सरकार ने काफी अच्छे भी काम किए थे। अचानक नीतीश कुमार का अचानक इस तरह का रोल बिहार में? देखिए, होता क्या है कि सेंटर और स्टेट का एक अंदर से ताल्लुक रहता है। हाँ। तो उसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट खजाना जानती है। आज उसी वजह से केजरीवाल बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से उन्होंने जो है आपके बेगूसराय वाले जो नेता हमारे हैं कन्हैया लाल के खिलाफ जो गवर्नमेंट इजाज़त दे दिया कि पर केस चले, इनका मुकदमा चले, उसके बाद से वो बुरे हो गए, क्योंकि ये अमित शाह की मीटिंग के बाद ही ये फैसला हुआ। यानी वो मजबूर होती, गवर्नमेंट भी मजबूर है सेंट्रल के हाँ मिलाने। मतलब नीतीश कुमार मजबूर है, आपके कहने का मतलब क्या ये है? मजबूर हुआ इसके लिए, इसको इस्तेमाल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपको इस तरह से करना होगा, यानी मजबूर करके काम लिया। बड़ी बात कह दी है सज्जाद साहब ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब क्या मामला है, ये तो बात की बात है, सज्जाद साहब ने कहा है। विपिन जी, अंतिम बात कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बिल्कुल फेल कर चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फेल कर चुके हैं और पूरी सरकार कोरोना के इशू पे फेल है। आपको मालूम है कि लॉकडाउन, इसका निराकरण कोरोना का नहीं है, इसका कोरोना का निराकरण है व्यापक जांच। और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बार बार सवाल उन्होंने सरकार के सामने आगाह करते रहे कि इसका निराकरण है कोरोना का जांच व्यापक कीजिए, और बिहार सरकार आज फेल है, जांच नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। 12 करोड़ की आबादी में 200 लोगों की जांच करा रहे हैं। आप देखिए, जांच में भी गड़बड़ी है, जांच का भी सवाल उठा दिया है। बुद्धे बाबू से बात करते हैं, इनका क्या विचार है इस बैठक में, ये क्या कहना चाहते हैं? बुद्धे बाबू क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक सवाल है, मजदूरों का सवाल है जी, पूरे देश का सवाल है, तो एक ही पॉइंट करता हूँ, अगर ये ट्रेन सेवा पैसेंजर के लिए चालू रहता तो मजबूर नहीं होता। मेन बात ये है, जिसकी सबकी बड़ी
घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में। तो आप कहने का मतलब कि ट्रेन लेट से चली है? ट्रेन को बंद करना ही नहीं चाहिए, पैसेंजर ट्रेन को या कोई भी ट्रेन था उसको बंद नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी भारी भूल हुई है। किसकी भूल है ये? भूल सरकार की भूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों की भूल है, जिसके चलते इतने हमारे मजदूर भाई मर गए। रास्ते कैसे आए, किस तरह से आए देख रहे हैं आप। कोरोना का ही मामला तो ठीक पकड़ करके वही रास्ते वही कोरोना सेंटर में ले जाते, उनका इलाज होता। मुझे वो बड़ा पुरजोर व्यक्ति आप हैं, कभी ऐसा समय आपने देखा था? नहीं, ऐसा समय नहीं देखा। ट्रेन कभी नहीं बंद होता। अब देखिए बड़ी लापरवाही की गई है। इन्होंने सही मुद्दा उठाया है। ये जमीनी बात है कि ट्रेन को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। शुरुआती तौर पर लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को बुलाया जा सकता था। क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को? बिहार के मुख्यमंत्री से भूल हुई है, बड़ी भूल हुई है, बड़ी भूल हुई है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भूल हुई है कि कभी ने ट्रेन को बंद करना चाहिए। क्या ये भूल माफी के योग्य है? माफी क्या मांगा जाएगा? कितने मजदूर मारे गए आप देख रहे हैं कि चलते चलते ट्रेन तो चल नहीं रही है, वहीं सो गए तो कितने मजदूर मर गए, कट गए, चले गए। ये कितनी बड़ी दुर्घटना है। देखिए मजदूरों के हित में कहा है बुद्धदेव बाबू ने कि आप कितने मजदूर मर गए। मैं फिर बात करता हूँ, एक कांग्रेस के वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया? शिवशंकर प्रसाद सिन्हा। शिवशंकर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बात हम दो बात करना चाहते हैं। एक बात कि जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो मरे हैं उसको शहीद कर देना चाहिए और उस परिवार से एक आदमी को कम से कम नौकरी दिया। और दूसरी बात, ये मांग किससे आप रख रहे हैं? यह मांग बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से, इसलिए पिछले कार्यकाल में इस तरह की अमानवीय घटना हुई। एक बड़ी बात इन्होंने कहा है कि जो मजदूर मरे हैं उसके परिवार को एक नौकरी मिलना चाहिए और उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? और बिहार के मुख्यमंत्री को यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद यह पहली घटना, नीतीश जी एक सरजमी से ऊपर गए, लेकिन इन्होंने जैसे आदमी का हाथ पकड़ा बिना प्लानिंग का, बिना कोई कार्यक्रम का, बिना किसी सूचना। किसका हाथ पकड़ा? नीतीश कुमार? मोदी जी का, भाजपा का, आरएसएस का जी। और इसका परिणाम हुआ कि इतनी बड़ा घटना हुआ। क्या एक गलत फैसला था नीतीश कुमार का? घटना। एक चीज और आग्रह करेंगे मीडिया के माध्यम से जी, इस बात का भी जांच होना चाहिए कि मोदी जी रात में ही क्यों हर इस तरह का घोषणा की। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का हाथ थाम के भाजपा से गठबंधन करके एक बड़ी चूक की है। मैं फिर बात करता हूं, एक कांग्रेसी वर्कर और मेरे पास बैठे हुए हैं, उनसे बात करूंगा। भैया क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि इस देश में जिस तरीके से मोदी जी ने किया वो मानवता से परे है। मानवता इसकी इजाज़त नहीं देती है कि आप मजदूर को नंगे चलाएं, मजदूर भूखे मरें। ये सरासर ऐसा है कि अमीरों को बढ़ने दिया, गरीबों को कुचल दिया। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित आनंद शुक्ला है। देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मानवता को तार तार किया गया है लॉकडाउन में। मैं प्रमोद भैया से बात करता हूँ। कांग्रेस वर्कर आप हैं और पूरे लॉकडाउन में जो स्थिति रही, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ पत्रकार महोदय, बड़ा अफसोस होता है। भारत गांव का देश है, किसान पूरे देश के व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, वो आज भूखा मर रहा है। मजदूर पूरे देश के निर्माण में योगदान कर रहा है, उसके चलते पूरी देश दुनिया चल रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मिलें, अगर वो भूख मर जाएगा तो देश ठप हो जाएगा। इसीलिए उसके चलते यह सारा देश दुनिया चल रहा है। वह किसान, वह मजदूर जिसके बल पर यह सारा देश चल रहा है, उसको उसके ऐसे आपदा की घड़ी में सरकार ने, देश के गार्जियन ने जितना बड़ा धोखा दिया है, नेचर ने उसको कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। किसने धोखा दिया प्रमोद बाबू? सरकार ने। किसकी सरकार में? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? दोनों सरकार में। दोनों सरकार एक कठपुतली है मोदी सरकार के, नीतीश कुमार की। प्रमोद बाबू ने एक बड़ी बात कही है कि कठपुतली है नीतीश कुमार। मैं बात करता हूं, दूसरे वर्कर बैठे हुए हैं, मुजफ्फर अहमद साहब से बात करूंगा। मुजफ्फर अहमद से बात करते हैं। क्या बात है मुजफ्फर जी, कहिएगा पूरा मामला क्या है?
कोरोना वायरस से जब लॉकडाउन हुआ, बिना कोई सूचना दिए, पूर्व में कोई सूचना दिए, अचानक रात में मोदी जी पैदा होते हैं और बोलते हैं कल से लॉकडाउन। उनको ये भी नहीं पता कि इस लॉकडाउन से मजदूरों को, किसानों को, आम जनता को कितनी परेशानियाँ हों। और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर हम लोग संकल्पित धरना बैठे। हमारी मांग है कि मजदूरों को उनका मुआवजा मिले और उनकी हत्या हो गई। हमने ये कहेंगे कि दुर्घटना हुई है कि जानबूझकर मोदी सरकार ने मजदूरों, किसानों और आम जनताओं की हत्या करवाई कि ट्रेन पर नहीं पानी का इंतजाम है, नहीं खाने का इंतजाम है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि 28 ट्रेन दिशाहीन हो गई। ये जानबूझकर मजदूरों को, किसानों को और सभी लोगों को, आम जनता को परेशान करने की नीयत से किया गया है। ये सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जनता के लिए सोचती नहीं है। हम कांग्रेस की जन चाहते हैं कि मजदूरों को न्याय मिले, उसको मुआवजा मिले और हर मजदूरों के खाते में, हर आम जनता के खाते में जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उनको तुरंत 10-10 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में डाला जाए, जिससे उनका जीवन यापन ठीक से चले। बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू जी, मोदी हो चाहे नीतीश हो, दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम का फर्क। जितने दोषी मोदी जी हैं, उतना ही दोषी यहाँ जो है नीतीश कुमार। मुजफ्फर अहमद ने एक बड़ी बात कह दी है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही है। मैं फिर बात करता हूँ, पीछे कांग्रेस से लेट आए हैं, क्या परिचय है, अपना नाम बताइए। अबे आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे प्रवासी मजदूर को लिए? मैं तो यही समझता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है लॉकडाउन के मामले में पूरी तरह सफल रही है। बिना किसी योजना के उसने पूरे लोगों को जो है घर में बंद कर दिया। लाखों जो प्रवासी मजदूर सड़क पर आ गए, सैकड़ों की जान गई, जिसका हत्यारा नरेंद्र मोदी है। और देश आर्थिक रूप से डूबा ही, लेकिन हमारा जैसे यहाँ तक है अभी की बात है, उन्होंने लॉकडाउन तोड़ दिया। क्या अगर तोड़ दिया तो 2 महीने तक लोगों के मौलिक अधिकार को स्थगित रखा। न तो राजनीतिक अधिकार किसी को रहा, न तो आदमी को अपने ढंग से जीने का कोई अधिकार रहा, न रोजी रोटी कमाने का अधिकार रहा। आखिर उसका फलाफल क्या निकला? आज बिहार के कोने कोने में, गांव-गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। क्या यही एहतियातन कार्रवाई थी सरकार की? और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार बराबर भाजपा के साथ जो है दोषी है। जितना भाजपा दोषी है उतना जितना हम इसको कहीं नहीं मानते हैं नीतीश कुमार को। यह सिर्फ सत्ता का भूखा है, सत्ता के लिए वो किसी समझौता कर सकता है। इसलिए नीतीश कुमार और भाजपा को अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक बड़ी बात कही है कि नीतीश कुमार सत्ता के भूखे हैं। मैं फिर बात करता हूं और एक व्यक्ति और है, फिर संजय सिन्हा जी से बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे भैया? संजय सिन्हा जी, संजय जी क्या कहिएगा? इस लॉकडाउन के दरमियान जो घटना घटी है, सुन के भी और देख के भी काफ़ी हंसी आता है। ट्रेन को जाना है, प्रवासी मजदूर को लेके कटिहार तो पहुंच रहा है उड़ीसा। जिसको उड़ीसा जाना है उसको लेके पहुंच जाता है मुजफ्फरपुर। और ट्रेन के ड्राइवर अपने मुंह निकाल के पूछता है पब्लिक से कि भैया ये ट्रेन कहाँ जा रही है। तो ये तो दुर्भाग्य है नरेंद्र मोदी का शासनकाल में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। कोई प्लानिंग वे में कोई काम नहीं किया। अचानक रात में कहता है कि अब लॉकडाउन हो गया। कोई प्लानिंग अगर पहले से किया रहता तो लोग यहाँ के इतने जागरूक हैं कि अपना संसाधन खुद मुहैया कर लेता। लेकिन अचानक कोई घटना घटती है, लोग विवश हो जाता है। क्या ये सरकार जनता का विरोधी है, मजदूरों का विरोधी है और हमेशा पूंजीपतियों की बात करता है। हम लोग इसकी घोर वंदना करते हैं। देखिए, कहा कि सरकार जो है मजदूरों की विरोधी है। मैं बात करूँगा अंबर भाई से, फिर अंबर भाई से बात करते हैं। अंबर भाई क्या कहना चाहिए? का जवाब है हाँ, कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, दोनों सरकार इस बड़ी महामारी
बड़ा रोग इसका दवा करने के लिए मिला है। देश में जो सत्ता बननी चाहिए थी, जो नीतियाँ बनानी चाहिए थी, जो भी नीति बनाए हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार की सरकार हो, कंप्लीट अफरा तफरी का माहौल है। अंबर भाई ने कहा कि सरकार फेल्योर है। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है भैया आपका? गिरधर राय मेरा नाम है। गिरधर राय जी, मैं कांग्रेस का एक ईमानदार और डिवोटी सिपाही हूँ जी। वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। पूछिए जो पूछना। क्या कहना चाहेंगे? मजदूर के लिए बैठक बुलाई गई है और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को? बिहार के मुख्यमंत्री को मैं बाद में कहूँगा। मैं पहले प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, ये सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यह सरकार फेल कर चुकी है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ये लॉकडाउन के पहले ही देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। उसको छिपाने के लिए इन्होंने ये जो है कोरोना वायरस को लाया गया है इनके द्वारा। किसके द्वारा लाया गया है? मोदी जी के द्वारा लाया गया है। यदि उसी समय, जिस समय जैसा हमारे परवेज भाई ने कहा, 12 तारीख को जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था, उसमें राहुल गांधी जी पर कमेंट किया गया, पत्रकारों के द्वारा भी कमेंट किया गया और भाजपा के नेताओं के द्वारा भी। यदि उस समय इस पर एक्शन लिया जाता और विदेश से जितने भी आ रहे थे हवाई जहाज या तो मंगाया नहीं जाता या जो आया उसका क्वारंटाइन किया जाता, तो आज देश की ये दुखद स्थिति नहीं होती। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने लाया है कोरोना को। जी हाँ, एक बड़ी बात कही है कि ये कोरोना को प्रधानमंत्री ने लाया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया है। और क्या क्या कहेंगे अंतिम बात? और मैं बिहार सरकार के बारे में, ये जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने हर बच्चों और बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया और बिहार अपना घर आने से जो मना किया, इसकी सजा तो इनको हमारे बच्चे बच्चियां देगी। इलेक्शन के टाइम में वही बच्चा और वही मजदूर इनको सजा देगी। इन्होंने कहा है कि ये बच्चे इनको सजा देगी। मैं फिर बात करूंगा, फिर आज मैं पूरे मामले में बता देता हूं कि ये बैठक जो है 1 घंटा पहले से शुरू हुई थी और बैठक में सभी लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, सज्जाद साहब भी हैं और मैं भागलपुर कांग्रेस भवन से दीपक रौलगी। रेस्टोरेंट है बाहर अक्सर कुछ है ही नहीं ना। आप लोग जो हैं आज पूरा बात कर रहे हैं। कैमरा को पोस्ट जरा। स्मार्ट सिटी को लेकर आज भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा संडिस कंपाउंड गए थे, सुबह गए थे, किसी कारण बस मैं नहीं जा सका, लेट हो गया। मैं विधायक जी से बात करता हूं कि पूरा मामला क्या है, वह किस लिए संडिस गए थे। विधायक जी, क्या मामला है पूरा? ऐसा है, संडिस कंपाउंड में कुछ काम स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि बाउंड्री वॉल बनना, जो फुटपाथ जो जिस पर हम लोग जनता घूमेगी वो बनना है, और भी कई सारे काम हैं, जैसे कि जो उसमें खेल होगा, क्रिकेट मैच होता है, एथलीट्स होता है, उसमें एक स्विमिंग पूल बनाना था जो अब बाहर बनेगा। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं उसको देखने के लिए गए थे। और अब ये सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि इसका DPR नहीं बना है। मैंने बात भी किया CO से, नगर आयुक्त, नगर निगम के जो CO हैं उनको मैंने बात किया है कि आप आइए और मुझे दिखाइए, या सर्किट हाउस में बैठक रखिए, मैं देखना चाहता हूँ। पूरे प्लान के साथ काम होना है, क्योंकि आप तो यहाँ नौकरी करने आए हैं, ट्रांसफर होगा चले जाइएगा, लेकिन जनता और प्लस जो यहाँ की समिति बनी हुई 50 वर्षों जो संडिस कंपाउंड देख रहा है उसको, और पूरे चाहे वॉलीबॉल टीम का कमेटी हो, क्रिकेट की कमेटी हो, चाहे ये एथलीट्स की कमेटी हो, सारे लोग की कमेटी यहाँ बनी हुई है जो समिति वहाँ देखती है पूरे संडिस कंपाउंड को। उनको बुला के बैठक करिए और आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है। सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसे आए हैं उसका लूट खसोट और बर्बादी मत करिए। नगर निगम में आप देखिए, जो भी काम टेंडर हुआ था, पहले जो काम चल रहा था उसके भुगतान नहीं होने के चलते काम बंद पड़े हैं। जो टेंडर फाइनल हो चुके हैं वो काम ठेकेदार नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है नगर निगम के द्वारा। और मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको काम दीजिए, रोजगार दीजिए। यहाँ तो जो पहले से काम कर रहे थे वो बैठे हैं घर में, उनको क्या ये नगर निगम काम देगी भागलपुर विधानसभा में?
इसलिए मैं गया था देखने के लिए और मैंने बोला है पूरा डीपीआर और कैसे आप करना चाहते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। चूंकि आप तो चले जाइएगा, लेकिन जो जनता यहाँ पर घूमेगी देखेगी, चाहे वो ओपन जिम की बात हो, पहले ओपन जिम बना वो भी खराब होकर पड़ा हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों को देखने गए थे। वहाँ की समिति ने मुझे बुलाया था, सभी खिलाड़ियों ने बुलाया था कि आप आके देखिए, सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। और मेरा भी मानना है बिल्कुल नगर निगम स्मार्ट सिटी सिलेक्शन तो भागलपुर शहर जरूर हुआ, लेकिन सिर्फ लूट हो रहा है, कोई काम नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम में सिर्फ लूट हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? वहाँ गए थे, काफी समिति के लोग आपको बुलाए थे, क्या आपने क्या फैसला लिया? नहीं, मैंने सीओ को बुलवाया है क्योंकि यहाँ पे पदस्थापित है और मैं सबसे बात करूंगा। मैंने बोला है जो भी आप काम कर रहे हैं या डीपीआर क्या सेक्शन हुआ है, क्या प्लानिंग है आपकी, वो मुझे बताइए। अगर आप प्लानिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि उन लोगों ने कहा कोई प्लानिंग हम लोग को पता नहीं है, हम लोग 50 वर्षों से देख रेख कर रहे हैं सैंडिस कंपाउंड का, तो उनको पता ही नहीं है। अगर आप नहीं बताएंगे और अपने ढंग से मनमाने तरीके से काम करेंगे तो समिति ने कहा हम काम आगे नहीं होने देंगे। और मैंने भी कहा है अगर वो नहीं बताते हैं सही तरीके से तो इस जमीन को सैंडिस कंपाउंड को बर्बाद होने से बचाना है, तो हम लोग को निश्चित तौर पर डीपीआर देख के, सिस्टम देख के क्या करना चाहते हैं तभी काम होगा। पूरे सिस्टम को देखकर जो है काम आगे बढ़ाना दिया जाएगा, नहीं तो समिति का कहना है काम रोक दिया जाएगा। विधायक भी समर्थन कर रहे हैं, विधायक जी क्या काम को रोक दिया जाएगा यदि गड़बड़ी पाई जाएगी? गड़बड़ी तो अलग बात है, पहले क्या प्लानिंग है उनका पूरा वो हम लोग को जानने का अधिकार है। हाँ। जो समिति है वो उनको जानने का अधिकार है। हाँ। आप अपने मन से कहीं गड्ढा खोल दिए, बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिए, अरे क्या प्लानिंग है पहले बताइए ना। ये सैंडिस कंपाउंड पूरे भागलपुर जिला का दिल है, दिल हार्ट। ये सबसे खूबसूरत चीज है भागलपुर का, इसको हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। जो भी आप प्लानिंग किए है वह आईने की तरह साफ होना चाहिए और जनता को इस बात का जानना चाहिए, समिति को जानना चाहिए, मुझे भी जानना चाहिए। विधायक ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड को जो बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं अंतिम बार एक लाइन पूछूंगा कि आज कांग्रेस भवन में बैठक थी विधायक जी, प्रवासी मजदूर को लेकर, मनरेगा लेकर 10,000 रुपये तत्काल देने की बात हुई, 7,500 रुपये, काफी वरिष्ठ कांग्रेस। नहीं देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी तो जनता के लिए काम करती रही है शुरू से। राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री बने, वो स्वर्गीय मेरे बहुत आदरणीय रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, काम भी अच्छा कर। मनरेगा उन्हीं का लाया हुआ है और मनरेगा इसलिए लाया गया था कि गरीबों को काम मिल सके। आज जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का यह निर्णय हुआ है कि हम लोग कांग्रेस के लोग वर्कर्स प्रधानमंत्री और सब केंद्र सरकार से आग्रह करें कि मनरेगा के तहत 7,500 रुपये प्रति माह उन प्रवासी मजदूर को तब तक दिया जाए जब तक कि उनको कोई यहाँ पर फैक्ट्री खुल के कोई रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। साथ ही साथ तत्काल उनको मदद के लिए मनरेगा से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर आए, चाहे भाई हो बहन हो, उनको देने का काम किया जाए। इसके लिए आज बैठक थी, हम लोग इसकी आवाज़ उठाते हैं और मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप प्रवासी मजदूरों को 10,000 तत्काल और 7,500 रुपया प्रति माह मनरेगा स्कीम से देने का काम करें। मजबूती से विधायक ने भी आवाज उठाई है और समर्थन किया है बैठक का। विधायक की बैठक में आप वरिष्ठ हैं, विधायक नहीं पहुंच पाए। नहीं, मैं सैंडिस कंपाउंड गया था, आप जैसा जानते हैं कि मैं वहाँ 3-4 घंटे रह गया, काफी पूरा घूम के देख रहा था, इसलिए मुझे वहाँ देरी हो गई। ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो यहाँ हम लोग कांग्रेस की बैठक में जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह भी जरूरी था, पहले से वहाँ जाना था। कांग्रेस में हमारे सभी लोग गए थे, सभी आपस में कहीं कोई मतभेद कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस तो एक है, कांग्रेस में मतभेद नहीं। और जनता में एक जन में कांग्रेस कूट के भरा है। और इस बार आप बिहार के चुनाव में देखिएगा, कांग्रेस अपने बूते सरकार बनाएगी और जनता की सेवा करेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष सज्जाद अली ने बैठक की थी, आप समर्थन करते हैं बैठक को? ये बैठक शाह अली सज्जाद जी का नहीं था। हाँ। ये केंद्र से AIC से माननीय सोनिया गांधी का आदेश था, राहुल गांधी का आदेश था, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन जी का था, सभी लोग को जाना था। ये किसी व्यक्तिगत बैठक नहीं होता, ये पूरे देश में हमारे माननीय सोनिया गांधी ने आह्वान किया, उस पर ये बैठक। समर्थन करते हैं बैठक का? अरे कांग्रेसी है, कांग्रेस का जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़े हैं। आज माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक वहां से सूचना भेजा कि एक नेत्रहीन है, जहाँ की उनको देना, मैं गया भमरपुर, वाइफ के साथ गया और वहां पे जाके उनको अनाज 1 महीने का और पैसे दिया। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस का जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़े। विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि विधायक ने कहा है कि कांग्रेस में कहीं कोई मतभेद नहीं है, लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति कहीं न कहीं बढ़ता दिख रहा है। नेतृत्व को इन्होंने खाना भी दिया है, कहा है मनरेगा को लेकर काफी महत्वपूर्ण बात कही है। मैं अंतिम बार आपसे पूछूंगा विधायक जी, प्रवासी मजदूर को लेकर कहीं न कहीं लापरवाही की जा रही है। एक बिंदु भी उठाया गया बैठक में कि ट्रेन कहीं की कहीं ट्रेन कहीं जा रही है और लोग मर भी रहे हैं, काफी आरोप भी सरकार पर लगा है, केंद्र सरकार पर। देखिए ऐसा है,
माननीय मुख्यमंत्री तो मैं बहुत बार कहा हूं संवेदनशील है, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ पदाधिकारी उनके निर्देश को पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे राशन कार्ड वाली बात लीजिए, 27 मार्च को मैंने पहला पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि साहब राशन कार्ड बहुत कम लोगों का बना है, गरीबों का नहीं बना हुआ है। फिर उन्होंने आदेश भी दिया कि सर्वे करके सबको दो। आज तक जो राशन कार्ड करीब करीब मेरे विधानसभा में 1 लाख के आसपास नए कार्ड बनने हैं। सोच लीजिए 1 लाख जिनका कार्ड नहीं बना था, गरीबों का, जरूरतमंदों का, वो बना है। 50,000 शायद अभी शॉर्टलिस्ट प्रिंट होने जा रहा है अभी तक, लेकिन 2.5 महीने में आज तक किसी को नया राशन कार्ड नहीं मिला, न अनाज मिला है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, करीब करीब मेरा भी मानना है कि 40 से 50 लाख प्रवासी बिहारी मजदूर वापस आएंगे भाई बहन। उनके लिए मेरा मानना है कि रोजगार काम तभी मिलेगा जबकि जिस जिला में जो उपज होता है, जैसे भागलपुर जिला उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, केला, लीची, मक्का, गेहूं, धान, ये सब यहाँ का उपज होता है। इससे कंसर्न उद्योग लगाया जाए तब उस प्रवासी मजदूर को सचमुच काम मिल पाएगा। क्योंकि अभी जो है, आप जितने लोग पहले से काम कर रहे थे उनको भी रोजगार अभी नहीं है, इसलिए नए उद्योग बिना लगाए हुए उन लोगों को काम नहीं मिल सकता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने पदाधिकारियों को उद्योग लगाने का सर्वे करें, और उद्योग आप लगाकर चाहिएगा कि प्रवासी मजदूर उद्योग लगाएं, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए आप लगाइए, सरकार लगाए और उनको काम मिलेगा। विधायक जी, एक बात मैं अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि ये क्या अभी यहाँ जिलाधिकारी है और काफी लोग अब राहत समाजी धीरे धीरे लोग देना बंद कर रहे हैं, काफी दयनीय स्थिति है। 2 महीना हो गया, बाहर से भी लोग आए हैं, ऐसी स्थिति में कैसे लोग राशन खाना खा पाएंगे? नहीं, यहाँ के पदाधिकारी बिल्कुल धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं, इसमें कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। यही तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि आपके निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। अभी मैं आ रहा था कचहरी चौक पर, देखा सारे पुलिस खड़े हैं, दरोगा लोग खड़े हैं, और जो मोटरसाइकिल जा रहे हैं ऐसे पकड़ रहे हैं हुमच के, जैसे लगता है कि चोर है, भाग रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाया, बेचारा अभी तो कठिन दौर से गुजर रहा है। मानवता की घड़ी में अभी इस तरह से रोज पकड़ना, हेलमेट ये नहीं लगाया है, हेलमेट क्यों लगाया, बेल्ट सीट बेल्ट क्यों कार में नहीं लगाया। कार ऐसे एक व्यक्ति का कल रोका, जबकि 1 तारीख से आप गाड़ी फ्री है, आपको कोई पास नहीं लेना है। लोग कहाँ जा रहे हो, तो इस सब बोला कि सर जा रहे, कहीं जा रहे हो, गिराओ वापस। तो ये हरकत गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी को कहना चाहूंगा, आप जो ये लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, आप इस तरह से लोग को रोज, चाहे तो आप रसीद काटते हैं या नहीं तो अलग से भी पैसे लेते हैं, आप देखिए खड़ा होकर, वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन सच्चाई यही है कि रोज पैसे जबरदस्ती लोगों से लिया जा रहा है और जनता कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मानवता की घड़ी में कोई जरूरी नहीं अभी जांच करने का। अभी जब तक लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, 1 हुआ है, जब तक ये 1 महीना और रहता है उसके बाद करिए ना। अभी क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप राशन देने का काम कीजिए, वही पैसा आप खामखा उसको परेशान, उसके पास तो कमाई नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से बेचारा देगा? अभी तो बेचारा परेशानी, बच्चे का दूध लाने जा रहा है, भूल गया हेलमेट पहनना, आप पकड़ के उसको, और मांगते भी नहीं है, फाइन भी नहीं करते, आप ऐसा दौड़ के पकड़ते हैं जैसे लगता है कि चोर भागा जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है, इसको बंद करिए, और एक जब ये समान हो जाए सारा चीज, उसके बाद आप चेक करिए। और सब लोग काफी अहम बिंदु को उठाया है, कहा है कि डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री को भी कहा है कि ये जबरदस्ती मोटरसाइकिल को झपते हैं, रोकते हैं, पुलिस को, आला अधिकारी को देखना चाहिए। ये बड़ी मानवता की घड़ी है, लोग को 1-1 रुपए का दिक्कत है। डीजीपी ने काफी अच्छा काम भी किया है। लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग पर आपने सवाल उठाया, जायज सवाल है, आज भी मैं भी देखा, आपने भी देखा है, क्या कहना चाहेंगे बिहार के डीजीपी? नहीं, मैंने कहा ना, डीजीपी को आग्रह करूंगा, अभी मानवता की घड़ी में जब तक ये कोरोना वायरस का ये प्रकोप रहता है, महामारी रहती है, तब तक कम से कम ये करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे ही डरे सहमे हैं, घर से कम निकलते हैं, लेकिन जरूरतमंद जो निकलते हैं, अगर वो गलती से हेलमेट छूट गया तो उसको ऐसा पकड़ते हैं झपट के से चोर भाग रहा है। यह बिल्कुल गलत है। आप निर्देशित करिए, जब ये महामारी सामान्य हो जाए उसके बाद आप नियम को कड़े शर्तों पालन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इस घड़ी में लोग को राशन देने का काम कीजिए, इस तरह पकड़ के पैसे वसूलना यह बिल्कुल अन्याय है। देखिए, डीजीपी साहब साफ तौर पर विधायक ने कहा है, इस तरह पकड़कर पैसे और फाइन लेना ये सरासर गलत है। मानवता की घड़ी में सभी लोग जानते हैं कि 1-1 रुपए की दिक्कत है। विधायक ने काफी अहम बिंदु उठाया है। शहर में लगातार ये देखा जा रहा है कि मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर ठीक है फाइन लिया जा रहा है, लेकिन वो फाइन अभी कहां से, कैसे लोग जनता देगी? ये अहम बिंदु विधायक ने उठाया। इस बिंदु पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।